साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने समय इशू। कल एक रिपोर्ट सामने आई जो ये बता रही है कि भारत की प्राइवेट कंपनियां जो हथियार बना रही हैं, जो विदेशों में भेजे जा रहे हैं, वो गलत हाथों में पहुंच रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा है कि यूक्रेन के पास भी कुछ 155 mm तोफ के वो गोले मिले हैं जो इंडिया के बने हुए हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर? यूक्रेन को हम हथियार नहीं देते हैं। लेकिन एक चीज और भी सामने आई कि म्यांमार की जो जुंटा सरकार है, उसके पास भी भारत के हथियार मिले हैं जो वहां की आवाम के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं समझना चाहूंगा आपसे कि भारत ना तो यूक्रेन को, ना चीन को, ना पाकिस्तान को, ना टर्की को वेपन की सप्लाई करता है, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट आना कि भारत के हथियार गलत हाथों में पहुंच रहे हैं, इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए राजेश जी, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी नीति क्या है, और हम किस तरीके से अपने देश में हथियार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और हम अपनी फौज को सप्लाई कर रहे हैं, और हमारे जो एक्सपोर्ट टारगेट्स हैं वो क्या है। तो अभी जब से ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है इंडिया में, आप जानते हैं कि हमारा जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर जो हमारा है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और हाल ही में हमने उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन किया है। तो ये जो खबर आ रही है, ये जो एमुनिशन जो हमने एक्सपोर्ट किया है कंट्रीज को, वो हमारी दो कंपनियां हैं जिसको हम डिफेंस पीएसयूज बोलते हैं। एक का नाम है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और एक का नाम है यंत्रा इंडिया लिमिटेड। और जिस एमुनिशन की बात हो रही है वो है 155 mm जो शेल है, जो एक आजकल आर्टिलरी शेल है जो हर एक कंट्री इस्तेमाल कर रही है। इसको एक स्टैंडर्डाइजेशन में हम लेके आ गए हैं। इसका मतलब है कि इसका जो कैलिबर है वो एमुनिशन किसी भी गन से फायर हो सकता है, चाहे वो रशियन ओरिजिन की हो, चाहे वो यूएस ओरिजिन की हो। और इसीलिए इस एमुनिशन की डिमांड बहुत है। तो हमने जहां पे हमको अभी तक ऑर्डर्स हमको मिले हैं और इन फैक्ट्रीज ने एक्सपोर्ट किया है, ज्यादा तौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई और एक दो यूरोप कंट्रीज भी है, स्लोवेनिया भी है उसमें। और एक रिपोर्ट आ रही है न्यूज़पेपर पे कि स्लोवेनिया से हो सकता है ये एमुनिशन और आगे यूक्रेन को पहुंच चुका है। आपने म्यांमार की बात की है, तो म्यांमार से भी हमने एक ऑर्डर्स इसको दिए हैं इस कैलिबर ऑफ एमुनिशन के लिए। और गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है 2025 तक हमको 35,000 करोड़ के ऑर्डर्स हमको फुलफिल करने हैं। और अभी जो रिपोर्ट आई है 2023-24 तक हमने 21,000 करोड़ के ऑर्डर्स फुलफिल कर दिए। सो एक पॉइंट ये है कि हम आज हमारा जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गया है। दूसरा, एक जो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए थे, एक एंड यूजर सर्टिफिकेशन होता है। अच्छा, इसका यह मतलब होता है कि अगर मैंने अपना एमुनिशन सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट किया और एंड यूजर सर्टिफिकेशन सऊदी अरेबिया और मेरे बीच में साइन हुआ, इसका यह मतलब है कि सऊदी अरेबिया वो एमुनिशन किसी और को नहीं दे सकता मेरी परमिशन के बिना। तो मेरे से पूछा जाएगा कि आपको इस एमुनिशन, हम फलाने को ये एमुनिशन इसको देना चाहते हैं। हथियार के साथ भी ये सेम चीज है। तो वो एंड
एंड यूजर सर्टिफिकेशन अभी जो फिलहाल जो इंफॉर्मेशन मिली है वो साइन नहीं हुआ था जब हमने जो अपने एम्यूनिशन एक्सपोर्ट किए थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिस कंट्री को हमने एक्सपोर्ट किए वो ओके। कंट्री एक थर्ड कंट्री को, या देखिए ये जो एंड यूजर सर्टिफिकेशन है ये खास तौर पे जी। तब बना है कि ये जो हमारे हथियार हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे एम्यूनिशन जो एक्सपोर्ट करते हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ ना लगे। तो इसीलिए ये बहुत ओके। जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि ये एंड यूजर सर्टिफिकेशन के बिना हम एम्यूनिशन को एक्सपोर्ट ना करें। दूसरा एक एक ओवरसाइट क्लॉज भी है जो इंपोर्ट्स में लगता है, ओवरसाइट क्लॉज। तो वो ओवरसाइट क्लॉज भी हमको हमको एनफोर्स करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि आप इस जो भी हम आपको एम्यूनिशन दे रहे हैं आप इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, आप इसको अपने तरीके से अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। और एक पेटेंट की तरह जानते हैं, जो एक पेटेंट हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास अगर पेटेंट होता है किसी चीज का तो कोई दूसरी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है जब तक वो मेरा पेटेंट मेरे से खरीदते नहीं। तो ठीक है। इसीलिए अभी इसको टाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी मैं ये पढ़ रहा था, डिजिटल सर्विलेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब एक ओके। ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, एनटीआरओ भी है, जो जी। डिजिटल सर्विलेशन सर्विलेंस करती है। तो अभी ये डिजिटल सर्विलेंस पे जहां पर भी ये हथियार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे डिजिटल सर्विलेंस का एक मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है, एक जी। चेक के तौर पे। कि ये जो इंफॉर्मेशन अभी आई है कि यूक्रेन में ये हथियार पहुंच चुके हैं या हमारा 155 का एम्यूनिशन पहुंच चुका है, उसकी बिल्कुल सर। फोटो भी आई है नेट पर, और उस पे बैच नंबर भी लिखा हुआ है, लॉट नंबर भी लिखा हुआ है। बिकॉज हर एक एम्यूनिशन में एक एम के नंबर होता है, एम्यूनिशन मास्टर की नंबर बोलते हैं इसको हम, और उससे वो एम्यूनिशन आइडेंटिफाई होता है वो कौन सी कंट्री का है। उसमें लॉट नंबर भी होता है, बैच नंबर, सब कुछ दिया ओके। होता है हर एक एम्यूनिशन में। तो वो इस चीज की पुष्टि कर रहा है कि ये कोई फेक न्यूज नहीं है और वाकई यूक्रेन में हमारा एम्यूनिशन पहुंच गया। बिल्कुल। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा कि जैसे जैसे ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है प्राइवेट हाथों में जाएगी, क्या ये खतरा बढ़ता जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट प्राइवेट कंपनीज के लिए मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है फिर वो चीजें कहां जा रही है। कैसे देखेंगे सर? देखिए राजेश जी, आज जो हम लड़ाइयों की बात करते हैं, अ, हमारी पहले डॉक्ट्रिन थी इंडियन आर्मी की, दैट वी विल ओके। फाइट शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर। हम जी। प्लान ये कर रहे थे कि 30 दिन से ज्यादा लड़ाई चलने वाली नहीं। बट आज की सिचुएशन हमको देखते हुए हमको अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज करना पड़ रहा है। बिकॉज आज एक कॉन्सेप्ट हो गया है लॉन्ग वॉर्स का, लंबी लड़ाइयां ओके। चलेंगी। तो आज उसके लिए आपको एमुनिशन की जरूरत है, और 80% एमुनिशन जो इंडियन आर्मी का आता है वो डिफेंस पीएसयू से आता है। ठीक है। और जिस क्वांटिटी में आना चाहिए उस क्वांटिटी में नहीं आ रहा है, जिस क्वालिटी में आना चाहिए उस क्वालिटी में नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट को ये कदम उठाना इसको पड़ा कि हमको प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करना पड़ेगा अगर हमको अपने देश की फौज को एक स्तर पे लाना है कि उसके पास जितना हमको 40 दिन का एमुनिशन हमको चाहिए, जो हमारी पॉलिसी है कि हमको 40 दिन का एमुनिशन हमेशा हमारे पास होना जी। चाहिए, उसको पूरे करने के लिए। बिकॉज आज शॉर्टेज है, तो इसीलिए ओके। प्राइवेट सेक्टर को हमने लिया और हमने प्राइवेट सेक्टर को 8 या 9 टाइप के एमुनिशन दिए जो हम जी। इंपोर्ट कर रहे हैं। और आपको अभी हाल ही में पता है कि डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 2025-26 के बाद हम एमुनिशन इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम बिल्कुल सर। एमुनिशन इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो एमुनिशन की डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा? प्राइवेट सेक्टर। तो तो प्राइवेट इसीलिए सेक्टर। अभी 12 कंपनीज आइडेंटिफाई हुई है जिसमें अदानी है, और जी। इस
जिसमें आपका भारत फोर्ज है, आपका इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड है, प्रीमर ओके। एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड है, और हमने ये भी परमिट कर दिया है इन कंपनीज को, ये फॉरेन कोलैबोरेशन में जॉइंट वेंचर। तो इन कंपनीज ने अभी स्वीडन की कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया है, इजराइल के साथ कर लिया है, रशिया की कंपनी के साथ कर लिया है, फ्रांस के साथ कर लिया है, स्पेन के साथ कर लिया है, जर्मनी के साथ कर लिया है। तो अभी एक डिफेंस इकोसिस्टम में बदलाव आ गया है देश में। दूसरी आपकी ठीक है। बात, अब ये जितनी प्राइवेट कंपनीज है, अगर ये एमुनिशन मैन्युफैक्चर करेंगी तो इनको एक कांस्टेंट ऑर्डर्स मिलने चाहिए। अब जी ऐसा नहीं है कि आर्मी ने एमुनिशन ले लिया फिर आर्मी बोलती है अभी हमको और 2 साल के लिए एमुनिशन चाहिए नहीं। तो ये बिल्कुल सर। फैक्ट्री सर्वाइव कैसे करेगी? तो इसीलिए अभी इनको परमिट कर दिया गया है कि ये एमुनिशन मैन्युफैक्चर करेंगी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट के लिए जी और एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट के लिए, और अपनी जो डिफेंस जो हमारी फौज है उसको देने के लिए। तो इसीलिए आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, ये जो भी एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करेंगी वो ये एक्सपोर्ट करेंगी। तो अब ठीक बात है। आती है सिक्योरिटी की। आपका मेन जो क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ये बैकग्राउंड देना मेरे लिए जरूरी था। और अब आता है ये सिक्योरिटी की के क्या ये देश के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इन प्राइवेट कंपनीज को रेगुलेट कौन करेगा? और ये अगर प्राइवेट कंपनीज कोई ऐसे देश को एमुनिशन दे दे जो एक सैंक्शन लिस्ट में हो और जी जिसको हमारी फॉरेन पॉलिसी परमिट नहीं करती है, तो अगेन डिजिटल सर्वेलेंस का इसलिए मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो सर्टिफिकेशन एंड यूजर सर्टिफिकेशन है, ये कंपनीज को भी करवानी पड़ेगी, जी। बिकॉज ये एंड यूजर सर्टिफिकेशन इनको भी साइन करवानी पड़ेगी, एक प्री रिक्विजिट हो जाएगा। तो ओके। ये और इनको भी गवर्नमेंट को भी इनके ऊपर ये रेगुलेशन, इस वो तरीके नजर की बना के रेगुलेशन लगानी रखनी होगी कहाँ पर ये वेपन जा रहा है। बस एक आखिरी सवाल है सर, थोड़ा सा हटकर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस पे बात कर रहे हैं। आज आप अम्नीशन की सप्लाई कर रहे हैं प्राइवेट हाथों में, दे दिया, बहुत अच्छी बात है, देश को फायदा होगा। लेकिन 2026-27 से लगभग आपके पास हर साल 40 से 50 हजार अग्निवीर वेल ट्रेन्ड फौजी फ्री होंगे। आप कितनों को सीआरपीएफ आईटीबीपी में एडजस्ट कर पाएंगे कोई नहीं जानता है क्या होगा। तो क्या, क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार से वैगनर्स उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार से और जगह पर भी अनट्रेन्ड अनट्रेन्ड लोगों को लिया जा रहा है, बल्कि 2026-27 के बाद एक ट्रेन्ड सोल्जर जो हैं, क्या वो भी एक टेंशन होंगे? क्या दुनिया भर की नजरें इन लोगों के ऊपर भी होंगी? आजकल प्राइवेट आर्मी का दौर आ रहा है सर, कैसे देखेंगे आप? राजेश जी, एक चीज बहुत क्लियर है, आपने इनसे कोई बॉन्ड तो साइन करवाया नहीं है कि ये 4 साल के बाद ये कोई प्राइवेट आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे। या तो जी एक आप सिस्टम बनाइए हमारे देश में कि इनसे बॉन्ड साइन करवाइए, जो इनको भर्ती करने से पहले कि ये कोई भी प्राइवेट आर्मी को ज्वाइन नहीं करेंगे अगर इनका रिलीज हो जाता है 4 साल के बाद। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन हमने अभी तक नहीं रखी है, उसके बारे में आई थिंक हमको सोचना पड़ेगा। दूसरा है कि हर एक आदमी को जॉब चाहिए, और अगर आप अपने देश में उसको जॉब नहीं दे पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तो ढूंढेगा ना। आज आप देखते हैं गल्फ कंट्रीज में जी लाखों की तादाद में हमारा डायस्पोरा वहां पे पहुंचा हुआ है, हमारे लेबर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, और हमारे एजुकेटर्स हैं। इतने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारे लोग वहां पे पढ़ाते हैं। तो आ, इनको फिर आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? बाकी अगर लोगों को आप अलाउ करते हैं एक प्रोफेशन किसी दूसरे अपने देश में फॉलो करना, तो आप इनको कैसे रोक पाएंगे? तो ये अगर इनको जॉब, अगर कोई प्राइवेट आर्मी और
और आजकल आप जानते हैं कि चाइना के पास भी प्राइवेट आर्मी है, और जी वो बाकी देशों में काम कर रही है, खास तौर पे अफ्रीका में। जो चाइना अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ अपना काम कर रहा है आज। ग्वादर में चाइना ने अपनी प्राइवेट आर्मी भेजी हुई है, जो जी वहां पे सिक्योरिटी देखती है ग्वादर का, उनके जो लोग काम कर रहे हैं। आपने इसको यूएस को देखा कि हर एक जगह यूएस ने अपनी प्राइवेट आर्मी भेजी हुई है। आपने वैगनर का नाम लिया, वो है प्राइवेट आर्मी जो रशिया भेजता है। तो ये जितने भी सुपर पावर्स हैं, ये अपना एजेंडा को पूरा करने के लिए प्राइवेट आर्मी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्राइवेट आर्मी से उनके ऊपर कोई जो उंगली नहीं लगा सकता कि ये चाइना का काम है, रशिया का काम है। ये एक प्राइवेट ओके होता है, और बट उसकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है, जो भी गवर्नमेंट उसको भेजती है वहां। ओके। तो अब हम आते हैं उसको सवाल पे कि ये अग्निवीर, हाँ, यस, पॉसिबिलिटी है, जा सकते हैं बाहर, और प्राइवेट आर्मी का भी हिस्सा हो सकते हैं। अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी रशिया से भी कि हमारे वहां पे कुछ जवान जो है, जवान नहीं, कुछ हमारे सिटीजन जो है, वो इसको रशियन आर्मी में, उसको फ्रंट पे उनको वो भेजा गया है। और इसको इसराइल से भी ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। तो जी हम इसको रोक नहीं सकते। तो रोक नहीं बिल्कुल। और तो वेल ट्रेन्ड सोल्जर, हाँ, वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, क्योंकि अभी तक जो जा रहे थे वो रॉ मटेरियल था जिनको आपको सिखाना था, लेकिन अब जो सप्लाई होगी 2026-27 के बाद, उन्हें पता है कि उन्हें ग्रेनेड कैसे चलाना है, उन्हें पता है कि हथियार उनको कैसे चलाने हैं। बिल्कुल राजेश जी, एक चीज और भी है कि जो एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर को ज्यादा पैसे मिलेंगे, और वो उसकी जो उसकी जो आकांक्षाएं हैं, अगर वो चाहता है कि एक अच्छी सैलरी में वो रहे, तो वो जी आकांक्षाएं उसकी पूरी होती हैं। बिकॉज एक आपको जो अनट्रेन्ड है, उसको आपको ट्रेनिंग में उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है। अब आपके पास एक वेल ट्रेन्ड एसेट आपको मिल रही है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको आपको अच्छी सैलरी भी दी जाएगी, आपकी जी इंश्योरेंस भी कराई जाएगी, वो कंपनी आपकी इंश्योरेंस भी कराएगी कि अगर आप मारे जाते हैं तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस भी मिलेगी। तो इस तरीके का आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे वहां जाने के लिए। तो मैं ओके आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है। बस एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब उसका भी मुझे लगता है कि चलते चलते मैं आपसे ले लूं, क्योंकि जो दिमाग में आता है मैं लगातार आपसे पूछता रहता हूं। अभी तक हम भारत में तमाम एक्स सर्विसमैन को एक सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर देख रहे थे, और ऐसा देखने को मिलता है बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसी चल रही हैं जो पैसा भी दे रही हैं और तमाम कंपनी की सिक्योरिटीज फौजियों के, एक्स सर्विसमैन के हवाले की हुई है। क्या आने वाले वक्त में हम इंडिया में भी प्राइवेट आर्मी का चलन देख सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी है कि एक प्राइवेट आर्मी खड़ी हो और उसकी सप्लाई, जिस प्रकार से आज हथियारों की सप्लाई हो रही है, उसी प्रकार से मैन पावर, वेल ट्रेन्ड मैन पावर की सप्लाई इंडिया से हो? एक चीज हम जरूर देख सकते हैं राजेश जी, कि अगर कल लड़ाई होती है जी और हमको कोई अपनी फौज को रीइंफोर्समेंट चाहिए, या ओके हम, अगर हमारे पास 10 लाख या 12 लाख की फौज है आज, और लड़ाई के टाइम लंबी लड़ाई चल रही है, सपोजिंग जैसे यूक्रेन रशिया की चली, तो हो सकता है कि हमको एडिशनल मैन पावर की जरूरत पड़े। और ओके हमारे देश में कंस्क्रिप्शन नहीं है, जैसे इसराइल में होता है। अमेरिका ने भी बंद कर दिया कंस्क्रिप्शन, पहले अमेरिका में भी होता था। तो कंस्क्रिप्शन नहीं है, इसका मतलब कि आपको बुलाया नहीं जा सकता है लड़ाई के लिए, आपकी जी कंसेंट के साथ ही लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो अब हमारे पास अग्निवीर है, और ये टाइम आने पे लाखों में होंगे। तो अ, आने वाले टाइम पे अगर देश को इनकी जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास एक ट्रेन मैन पावर होगा, जिसको आपको दोबारा से एक रीओरिएंटेशन प्रोग्राम में लाना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ये कोई ना कोई अलग काम कर रहे होंगे। तो वो जो आदमी प्रैक्टिस नहीं करता, तो वो चीजें थोड़ी रस्टेड हो जाती हैं। तो उनको एक स्तर पे लाने के लिए आपको एक रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा। तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रीओरिएंट करने के लिए।
बिकॉज ऑलरेडी आपने 4 साल के लिए उनको ट्रेन कर रखा है, तो आपको यू महीने के अंदर आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो ये एक देश का एसेट बनते हैं। दूसरा, अगर भारत एक ऐसे स्तर पे चला जाता है, एक ऐसे सुपर पावर के, एक पावरफुल कैपेबिलिटी के स्तर पे चला जाता है कि भारत को भी एक प्राइवेट आर्मी की उसको जरूरत पड़े, अपने इंटरेस्ट को बाहर, इसको देश के बाहर कायम करने के लिए, तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखी। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू रंजय जी, और आपके व्यूअर्स को भी जय हिंद मेरी तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू जय हिंद सर। थैंक यू।